जय हिंद। आपका स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल कलाम एकेडमी जींद पे। जैसा कि अपने चैनल का नाम है कलाम एकेडमी, तो आज हम उस महान शख्सियत के बारे में ही चर्चा करेंगे। उस महान शख्सियत के जीवन पर कुछ प्रकाश डालेंगे। हालांकि कलाम साहब किसी परिचय के मोहताज नहीं है। कलाम साहब तो वो शख्सियत हैं जिनको पाके ये धरती माँ भी अपने आप को गौरवान्वित महसूस कर रही होगी कि ऐसे रत्न को इस धरती पे मैंने पाया। हम बात कर रहे हैं इंडिया के 11वें प्रेसिडेंट डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम। अगर पूरा नाम बोलें, जैसा विशाल नाम है ऐसी ही विशाल प्रतिभा, अबुल पाकिर जैनुलाब्दीन कलाम आजाद। जैनुलाब्दीन इनके पिताजी का नाम था और अबुल पाकिर इनके दादाजी का नाम था। जैसा कि साउथ इंडिया में ट्रेंड है कि साउथ इंडिया में अपने नाम से पहले अपने दादा और पिताजी का नाम लगाया जाता है। तो चलिए हम सबसे पहले बात करते हैं डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम की। डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम का जन्म 15 अक्टूबर 1931 को तमिलनाडु में हुआ। हालांकि प्रॉपर रामेश्वरम में हुआ, तमिलनाडु में। क्योंकि उनका जन्म हुआ एक साधारण से परिवार में, एक साधारण क्या, एक बहुत ही गरीब परिवार में उनका जन्म हुआ। उनके पिताजी एक नाविक थे, नाव चलाते थे और परिवार बहुत बड़ा था। ये खुद सगे 5 भाई बहन थे। सबसे बड़ी इनकी बहन थी, 4 ये भाई थे। सबसे छोटे उनमें से कलाम साहब थे और चचेरे भाई। कुल मिला के एक बहुत बड़ा परिवार था। क्योंकि घर में आय के इतने स्रोत नहीं थे, तो कलाम साहब को बहुत ही गरीबी का सामना करना पड़ा। लेकिन हाँ, घर वालों को शुरू में ये जरूर पता था कि ये लड़का एक अद्वितीय प्रतिभा का धनी है। अक्सर जब घर वाले उसको कहते कि तुम हमारे काम में हाथ बटाने के बजाय अपनी पढ़ाई लिखाई पे ध्यान दो, तुम्हें पढ़ना चाहिए, तुम कुछ कर सकते हो, तुम देश के लिए कुछ कर सकते हो। लेकिन घर की आर्थिक स्थिति को भी नजरअंदाज नहीं किया जा सकता था। महज 8 वर्ष की उम्र में कलाम साहब ने अखबार बेचने का कार्य शुरू किया। अपने चचेरे भाई के साथ ये 8 साल की उम्र में अखबार बेचने निकल पड़े। लेकिन देखिए, हर एक अखबार बेचते बेचते भी ये अक्सर उस अखबार को पूरा पढ़ जाते थे। ज्ञान को ग्रहण करने की इतनी लगन कि अखबार बेचने जा रहे हैं, लेकिन जाते जाते उसको पूरा पढ़ लेते। हालांकि जो इनकी प्रारंभिक शिक्षा है, प्राथमिक शिक्षा इनकी अपने गांव के स्कूल में इन्होंने की। उससे संबंधित मैं एक छोटा सा किस्सा आपके साथ साझा करना चाहूंगी। कहते कि कलाम साहब जब 5वीं कक्षा में थे, घर की हालत अच्छी ना होने के कारण ये दूसरे बच्चों की तरह ट्यूशन नहीं ले सकते थे। लेकिन एक 5th क्लास के गणित के अध्यापक ने कहा कि भाई, मैं उन बच्चों को 1 घंटा फ्री मैथ्स का ट्यूशन पढ़ा सकता हूं जो सुबह सुबह 4 बजे नहा धो के और बहुत अच्छे तरीके से मेरी क्लास में आए। कलाम साहब के लिए तो एक अपॉर्चुनिटी थी। कलाम साहब खुश हो गए कि चलिए, बिना पैसे के मैं पढ़ पाऊंगा। 4 बजे, सुबह के 4 बजे कलाम साहब अपनी क्लास में पहुंच जाते, नहा धो के ठंडे पानी से सुबह सुबह। कितनी अजीब बात है ना। जब हमें अपने सपनों को उड़ान देनी होती है, ना, तो दोस्तों नींद भी नहीं आती। और कलाम साहब खुद कहते हैं कि नींद पर विजय पाने वालों, नींद पे जिन्होंने विजय पा ली है ना, उनको आगे बढ़ने से कोई नहीं रोक सकता। बिल्कुल बिल्कुल सटीक। अब कलाम साहब 4 बजे मैथ पढ़ने के लिए अध्यापक के पास पहुंच जाते और अपनी परीक्षा में 100 में से 100 मार्क्स लेके इन्होंने अपनी प्रतिभा को सबके सामने रख दिया। अब घर वालों को और ज्यादा उम्मीद हुई कि हमारा बच्चा पढ़ लिख के कुछ बन सकता है। ये एक
प्रतिभाशाली बच्चा, ये एक जीनियस बच्चा है, ये बहुत कुछ कर सकता है। उसी दौरान जब ये क्लास में बैठे थे तो एक इनके अध्यापक थे, उन्होंने एक दिन बोर्ड के ऊपर एक चित्र बनाया, एक पक्षी का चित्र बना दिया और समझाने लगे कि एक पक्षी जो है वो आकाश में किस तरह से उड़ पाता है, उसकी बॉडी के अंदर ऐसे कौन से फीचर्स होते हैं जिसके कारण वो आसमान में उड़ पाता है। वो समझा रहे थे, वो पंखों के बारे में बता रहे थे, वो पक्षियों की खोखली हड्डियों के बारे में बता रहे थे कि इनकी जो बोन्स होती हैं वो खोखली होती हैं, उनमें वजन नहीं होता है और इनके पास एक विशेष प्रकार के पंख होते हैं जिनके कारण ये आसानी से आसमान में उड़ सकते हैं। कलाम साहब बड़े आसानी से सुन रहे सब बातों को और अध्यापक ने कहा कि चलिए अब यहाँ क्लास में नहीं, मैं आपको बाहर ले जाके बताऊंगा कि पक्षी कैसे उड़ते हैं, क्योंकि आप अपनी आंखों से देख सकते हैं कि पक्षी किस प्रकार से उड़ रहे हैं। जब वो बाहर जाते हैं तो नन्हे वैज्ञानिक कलाम साहब के मन में एक सपना घर कर जाता है कि मैं भी एक दिन आसमान में उड़ान भरूंगा। उस दिन के सपने को पूरा करने के लिए उन्होंने आजीवन इतनी मेहनत की, इतना संघर्ष किया, जिसको हम विस्तार से अभी डिस्कस करेंगे। एक ऐसे छोटे से गांव में पैदा हुआ एक बच्चा और एक ऐसे सामान्य से परिवार में जिन्होंने महज एक सामान्य से परिवार के बच्चे से लेके और मिसाइल मैन तक का सफर तय किया, इस देश के राष्ट्रपति तक का सफर तय किया। अरे भारतवर्ष ही नहीं, विदेश भी अब्दुल कलाम को अपने लिए एक आदर्श मानते हैं। दूसरे देश भी उनके जन्मदिन के ऊपर, किसी देश में उनके जन्मदिन के ऊपर विज्ञान दिवस मनाया जाता है, तो कुछ स्टूडेंट उनसे इंस्पायर होकर उनके जन्मदिन को स्टूडेंट डे के रूप में मनाते हैं। कितनी अजीब बात है। विदेशी भी जिनकी प्रतिभा के कायल हैं, ऐसी महान शख्सियत हमारे अपने भारत देश में, हम तो उनकी प्रतिभा के कायल हैं ही हैं, उन्होंने तो विदेशों को भी अपनी प्रतिभा का कायल बना दिया। ऐसी महान शख्सियत अब्दुल कलाम। अब बात करते हैं कि उन्होंने अपनी प्रारंभिक जो शिक्षा है वो गांव के स्कूल से प्राप्त की, क्योंकि अब आगे पढ़ाई करनी थी तो पास के ही एक स्कूल में वो जाने लगे। जब उनकी एक अध्यापक से बात हुई और उन्होंने अपने सपनों के बारे में अपने अध्यापक से साझा किया और अध्यापक को बताया कि मैं तो साइंटिस्ट बनना चाहता हूं, मैं तो आसमान में उड़ान भरना चाहता हूं, मैं तो उड़ना चाहता हूं, तो अध्यापक ने उनको सजेस्ट किया कि आप अगर साइंस में आगे बढ़ना चाहते हैं तो आपको बीएससी कर लेनी चाहिए। कलाम साहब ने बीएससी की, लेकिन बीएससी करते करते वो इतने मैच्योर हो चुके थे, उनको पता चल चुका था कि जो मेरे सपने हैं उन सपनों को पूरा करने के लिए महज बीएससी से काम नहीं चलेगा, इसके लिए मुझे इंजीनियरिंग करनी पड़ेगी। अब सवाल था कि इंजीनियरिंग कैसे करें, क्योंकि घर की हालत तो अच्छी नहीं थी, वहां पैसा ज्यादा चाहिए, घर से बाहर रहना पड़ेगा, तो मुझे बस पैसे की जरूरत पड़ेगी। अब क्या किया जाए, तो इन्होंने अपनी इस अंदर उठी एक लहर के बारे में अपने घर वालों से साझा किया और इनकी बड़ी बहन ने कहा कि तुम अपने सपनों को पूरा करो, तुम जो अचीव करना चाहते हो हमें तुम्हारे ऊपर पूरा भरोसा है, तुम अचीव करके रहोगे, जाइए। कलाम साहब ने कहा कि मेरे पास पैसे नहीं। कलाम साहब ने कहा कि मेरे पास पैसे नहीं है, तो इनकी बड़ी बहन ने अपने गहने बेच दिए और महज 1000-1200 रुपए जो उनसे बन पड़े वो अपने भाई को दिए। कलाम साहब वो पैसे लेके निकल पड़े, क्योंकि इनको इंजीनियरिंग करनी थी। तो अब इंजीनियरिंग के लिए इन्होंने जो टेस्ट दिया उसके अकॉर्डिंग इनको स्कॉलरशिप मिली और स्कॉलरशिप के थ्रू ये MIT यानी कि मद्रास इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी में पहुंच गए।
अब मद्रास इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी में पहुंचे, क्योंकि उस समय MIT जो वो देश की सबसे बेहतरीन टेक्नोलॉजिकल इंस्टीट्यूट में से एक थी। पहुंच गए तो वहां जाके इन्होंने एरोनॉटिकल इंजीनियरिंग में एडमिशन ले लिया। अब एरोनॉटिकल इंजीनियरिंग में एडमिशन लेने के बाद अब इनको लगा कि शायद जो मेरे सपने हैं मैं उनकी तरफ बढ़ रहा हूं, मैं उनकी तरफ अग्रसर हूं। MIT में पढ़ाई कर रहे थे। एक दिन प्रोफेसर साहब ने कहा कि आप सबको एक विमान का डिजाइन तैयार करना है, जितने भी स्टूडेंट वहां थे। तो सब बच्चे अपने अपने तरीके से, अपनी अपनी क्रिएटिविटी के अकॉर्डिंग, अपनी अपनी बुद्धि के अकॉर्डिंग अपना काम करने लगे। कलाम साहब ने भी अपना काम शुरू कर दिया और कलाम साहब ने जब विमान का डिजाइन बनाया वो बहुत ही बेकार बना था। कलाम साहब ने जब अपने विमान का डिजाइन प्रोफेसर साहब के सामने प्रस्तुत किया तो प्रोफेसर साहब ने बहुत बुरी तरह से लताड़ा और कहा ये बहुत ही घटिया डिजाइन है आपका, ये बहुत ही घटिया आपने विमान बनाया। कलाम साहब टूट गए और प्रोफेसर साहब ने कहा कि अगर आप इसी तरीके से पढ़ाई करते रहे तो आपकी स्कॉलरशिप छीन ली जाएगी। अब कलाम साहब के सपने टूटते हुए से नजर आ रहे थे। एक तरफ माइंड पे प्रेशर था कि कहीं मेरी स्कॉलरशिप ना छिन जाए और जो मैं करना चाहता हूं वो ना कर पाया, और घर वालों का प्रेशर अलग से कि घर की इतनी अच्छी हालत है नहीं, बहन ने अपने गहने बेच के मुझे यहाँ एडमिशन दिलवाया। एक वो प्रेशर माइंड के ऊपर। ठीक है, प्रोफेसर साहब ने कहा कि एक बहुत अच्छा मॉडल आपको तैयार करना पड़ेगा। कलाम साहब ने कहा कि मुझे कुछ टाइम दीजिए, महीने भर का टाइम दे दीजिए। प्रोफेसर साहब ने कहा महीने भर का टाइम? मैं आपको महज 72 घंटे देता हूं, सिर्फ 72 घंटे। अगर इन 72 घंटों में आप अपने आप को प्रूव कर पाए तो आप यहां रहेंगे, अदरवाइज आपकी स्कॉलरशिप रद्द। कलाम साहब का सपना, और जिनको सपने पूरे करने होते हैं उन्हें नींद कहां आती है। कलाम साहब ने कॉन्टिन्यूअस लगातार 72 घंटे काम किया और एक बेहतरीन मॉडल विमान का बनाया, बहुत ही बेहतरीन, लगातार 72 घंटे काम करके। और जब उन्होंने वो मॉडल अपने प्रोफेसर को दिखाया तो प्रोफेसर साहब गदगद हो गए। उन्होंने कहा कि बहुत बहुत ही बेहतरीन मॉडल है। उसके बाद प्रोफेसर साहब ने कहा कि आप एक बहुत बड़े साइंटिस्ट बनोगे। MIT से इंजीनियरिंग करने के बाद अब इनके सामने चुनौती थी नौकरी की, क्योंकि घर की हालत इतनी अच्छी नहीं थी कि आगे अपनी पढ़ाई को ये सुचारू रूप से कर सके। अब क्योंकि नौकरी करनी थी तो उसके लिए इन्होंने इंटरव्यू देने की सोची। इन्होंने 2 जगह इंटरव्यू देने की सोची। पहली मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस दिल्ली और सेकंड एयरफोर्स देहरादून। जब ये देहरादून में एयरफोर्स के लिए इंटरव्यू के लिए गए तो वहां पे करीब 25 कैंडिडेट थे और उन 25 कैंडिडेट में से सिलेक्ट करने थे सिर्फ 8। कलाम साहब के लिए एयरफोर्स की जो जॉब थी वो अपने सपनों को पूरा करने के लिए सही थी, क्योंकि उनको उड़ान भरनी थी, क्योंकि उनको आसमान की सैर करनी थी। लेकिन देखिए, एक बार फिर सपने टूटे, एक बार फिर हताश हुए। एयरफोर्स की इस जॉब के इंटरव्यू के लिए आए 25 कैंडिडेट में से महज 8 को सिलेक्ट करना था और हमारे कलाम साहब की रैंकिंग थी 9वें नंबर पे। 8 सिलेक्ट हो गए, कलाम साहब रिजेक्ट हो गए। परेशान, हताश, दुखी, लेकिन आगे बढ़ना है, हार तो माननी नहीं है। हार कैसे मान सकते हैं? ये खुद ही तो कहते हैं कि जब तक लड़ना मत छोड़ो, तब तक लड़ना मत छोड़ो जब तक अपनी तय की हुई जगह पे ना पहुंच जाओ। तब तक लड़ना ना छोड़ो जब तक अपनी तय की हुई जगह पे ना पहुंच जाओ।
यही एक अद्वितीय तुम हो। जिंदगी में एक लक्ष्य रखो, लगातार ज्ञान प्राप्त करते जाओ, कड़ी मेहनत करो और महान जीवन को प्राप्त करने के लिए दृढ़ रहो। कलाम साहब की 4 बातें, 4 चीजें जो इन पंक्तियों के माध्यम से हमें पता चली कि सबसे पहले हमें अपने लक्ष्य को निर्धारित करना है। दूसरी बात, उस लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए हमें उससे रिलेटेड ज्ञान को प्राप्त करना है। तीसरी बात, हमें उसके लिए कठिन मेहनत करनी है। और चौथी बात, हार नहीं माननी है। अगर आपने हार मान ली तो आप अपने लक्ष्य तक कभी नहीं पहुंच पाओगे। सबकी सुनो, करो अपने मन की। अपने लक्ष्य को प्राप्त करना है, अगर सर उस लक्ष्य पे बढ़ जाओ। जिस लक्ष्य को प्राप्त करना है उसके लिए तन्मयता से, तन मन धन से जुट जाइए, आपको वो लक्ष्य मिलेगा, डेफिनेटली मिलेगा। कलाम साहब वापिस आए और अब उनके पास एक ऑप्शन और था, मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस दिल्ली में। उन्होंने वहां पे कॉल किया कि भी मैंने यहाँ इंटरव्यू दिया था, तो उनको बोला गया कि आपका सिलेक्शन हो गया है, आप यहाँ आ जाइए और अपना कार्य संभालिए। तो मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस में पहुंच गए कलाम साहब। अब यहां से उनके सपनों को उड़ान मिलना शुरू हो गया। देखिए, मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस से शुरू होती है मिसाइल मैन की कहानी। अब यहां से उनकी मुलाकात होती है विक्रम साराभाई और उनकी टीम के साथ। जब विक्रम साराभाई और उनकी टीम के साथ इनकी मुलाकात हुई और ये इसरो में पहुंच गए। जब ये इसरो में पहुंचे तो विक्रम साराभाई ने देखा कि बहुत तीव्र बुद्धि है, बहुत ही जीनियस लड़का है और बहुत क्रिएटिव माइंड है। विक्रम साराभाई ने तय किया अपनी टीम से बात करके कि इस लड़के को ट्रेनिंग के लिए 6 महीने के लिए नासा भेजना चाहिए। ये बहुत कुछ अचीव कर सकता है, ये भारत देश को उन बुलंदियों पर पहुंचा सकता है जिसका हमने और आपने कभी सपना देखा था। कलाम साहब को 6 महीने की ट्रेनिंग के लिए नासा भेज दिया गया और उस जीनियस पर्सनैलिटी को देख के नासा भी स्तब्ध, हैरान, उनके मन में लालच आ गया। उन्होंने कलाम साहब को ऑफर दिया कि आप यहीं रह जाइए, भारत से कई गुना आपको सैलरी दी जाएगी और आपकी सुख सुविधाओं का पूरा ध्यान रखा जाएगा। कलाम साहब खुद अपनी ऑटोबायोग्राफी में लिखते हैं कि एक बार मेरा मन डगमगाया, एक बार मेरे दिमाग ने सोचा, सुख सुविधाओं के बारे में सोचा, लेकिन मेरी मातृभूमि के प्रेम ने मुझे वो ऑफर एक्सेप्ट नहीं करने दिया। मेरी भारत माता के प्रति जो मेरा प्रेम था, जो मेरा प्यार था, उसने मुझे उस ऑफर को एक्सेप्ट करने नहीं। ऐसे महान देशभक्त कलाम साहब, ना वो हिंदू थे ना वो मुस्लिम थे, वो किसी भी जाति या धर्म में विश्वास नहीं रखते थे, वो सिर्फ एक सच्चे हिंदुस्तानी थे। वो इंसान थे जिन्होंने अपना पूरा जीवन इस भारत देश को आगे बढ़ाने के लिए समर्पित कर दिया। एक ऐसी महान आत्मा, एक अद्वितीय प्रतिभा। अब विक्रम साराभाई से मिल चुके थे, विक्रम साराभाई को अपना गुरु मानते थे। कुछ टाइम के बाद विक्रम साराभाई की मृत्यु हो जाती। वो खुद एक महान आत्मा थे। अब वो जब चले गए तो ये अपने आप को हताश महसूस करने लगे, क्योंकि वो हर चीज में सपोर्ट करते थे। अब उनके जाने के बाद 1969 में अब इनको इसरो का डायरेक्टर बना दिया गया। अब ये इसरो के डायरेक्टर के पद पे सुशोभित है 1969 में। और इसी दौरान इसरो के चेयरमैन हैं सतीश धवन। बहुत अच्छी पर्सनैलिटी, क्लियर।
अब देखिए, अब बात, सतीश धवन जी खुद एक बहुत अच्छी पर्सनैलिटी, बहुत अच्छे इंसान। तो 1969 में इसरो के डायरेक्टर अब्दुल कलाम जी और चेयरमैन सतीश धवन। अब 1969 में क्योंकि ये इसरो में पहुंच चुके थे, तो इनका सपना था कि हमारा अपना खुद का सैटेलाइट लॉन्च व्हीकल होना चाहिए। जब भी हमें किसी भी सैटेलाइट को लॉन्च करना था तो हम दूसरे देशों पर डिपेंड करते थे, लेकिन कलाम साहब सोचते थे कि हमारा खुद का अपना सैटेलाइट लॉन्च व्हीकल होना चाहिए। इन्होंने 1969 से लगातार बहुत मेहनत की और 1979 तक पहुंच गए और आखिरकार 10 अगस्त 1979 में SLV-3 को लॉन्च किया। अब इन्होंने जब 10 अगस्त 1979 में SLV-3 को लॉन्च किया, लेकिन लॉन्च फेल हो गया। 10 साल का सपना, कलाम साहब का 10 साल का सपना, जिसको इन्होंने पाल पोस के बड़ा किया, 10 अगस्त 1979 को वो सपना टूट गया। SLV-3 पहले पड़ाव को पार कर चुकी और जब जैसे ही दूसरे पड़ाव में पहुंची तो धराशायी होके वो सपना चकनाचूर होके समुद्र में जाके कचरा बन गया। बहुत परेशान, बहुत हताश कलाम साहब को जब इस बात का अंदाजा हो गया तो वो जाके अपने बिस्तरों में बहुत बुरी तरह से रोने लगे, मुंह छुपा के, क्योंकि देश का पैसा भी तो इस पे खर्च हुआ था और उनका सपना भी टूटा था। और जब सपने टूटते हैं तो दिल टूटता है। लेकिन सतीश धवन जी, जो एक बहुत ही ग्रेट पर्सनैलिटी है, वो कलाम साहब के पास गए और उन्होंने कहा कि कलाम साहब चलिए बाहर चलते, मीडिया वेट कर रही है। क्यों? क्योंकि बहुत बड़ा प्रोजेक्ट था, भारत देश के लिए ये एक बहुत बहुत बड़ा प्रोजेक्ट था। सब इस पे नजरें गड़ाए बैठे थे, लेकिन कोई बात नहीं, एक बार सब असफल हो गए, कोई फर्क नहीं पड़ता। सतीश धवन जी ने कहा चलिए मीडिया के सामने चलते हैं। कलाम साहब ने उनकी तरफ देखा और कहा कि हिम्मत नहीं हो रही, मैं हिम्मत नहीं जुटा पा रहा हूं, मैं कैसे जाऊं। उन्होंने कहा चलिए। वो जैसे ही मीडिया के सामने गए, यहां कलाम साहब बैठे हैं, यहां सतीश धवन जी बैठे हैं, मीडिया सामने, आग बबूला। आपको क्या हक था देश के इतने पैसे ऐसे बर्बाद करने का? आपने देश का बहुत बड़ा जो बजट है उसको तहस नहस कर दिया। आपको कोई हक नहीं था देश का इतना पैसा बर्बाद करने का। कलाम साहब चुप, मूक, उनके पास कोई शब्द नहीं थे बोलने के लिए। लेकिन एक अच्छे लीडर की क्वालिटी देखिए, एक अच्छा लीडर सतीश धवन जी। सतीश धवन जी ने माइक को कलाम साहब के सामने से उठा के अपने सामने रख लिया और बहुत ही शांति से, आराम से जवाब दिया कि मेरे पास एक बहुत बेहतरीन टीम है। कलाम साहब के साथ जो टीम काम कर रही है वो एक बहुत ही बेहतरीन टीम है। और देखिए आप लोग, एक साल के अंदर अंदर ये लोग अपने सपने को पूरा कर पाएंगे। सतीश धवन जी ने कहा कि मुझे कलाम साहब पे और इनकी टीम पे पूरा भरोसा है और ये कुछ ही समय में दोबारा से अपने कार्य में जरूर सफल होंगे। और देखिए कलाम साहब के अंदर 2 गुनी 4 गुनी एनर्जी भर गई और उन्होंने उसी दिन से दिन रात मेहनत करनी शुरू कर दी। और एक साल के अंदर अंदर 18 जुलाई 1980 में हिंदुस्तान का पहला सैटेलाइट लॉन्च हुआ, रोहिणी। एक साल की मेहनत में ये एक लीडर के वो शब्द थे जिन्होंने उसके कर्मचारियों को आगे बढ़ने के लिए प्रेरित किया। ये होता है एक सच्चा लीडर, एक सच्चा लीडर जिसने महज अपने कुछ शब्दों में
अपनी टीम के अंदर इतना उत्साह भर दिया, अपनी टीम को दिन दोगुनी चार दुगनी मेहनत करने के लिए प्रेरित कर दिया। ये होता है एक अच्छा लीडर। अगर आज का टाइम ले तो अगर किसी भी इंस्टीट्यूट में हम काम कर रहे हैं तो लीडर क्या करता है? लीडर नीचे वालों के दोष निकालने में ही लगे रहते हैं। लेकिन हमें सतीश धवन जी से प्रेरणा लेनी चाहिए कि अगर लीडर सतीश धवन जैसा हो तो कार्य करने वाले भी अब्दुल कलाम जैसे होंगे। हमें सतीश धवन जी से ये प्रेरणा लेनी चाहिए। अगर लीडर अपने नीचे कार्य करने वालों की प्रशंसा करेंगे तो वो 2 गुना क्या 4 गुना का 10 गुना उत्साह के साथ कार्य करेंगे। फाइनली भारत ने अपना पहला सैटेलाइट रोहिणी को लॉन्च कर दिया। इसी दौरान सब बहुत खुश थे, भारत देश बहुत खुश। अब कलाम जी की वाह वाह हो रही थी सब जगह, जबकि 1 साल पहले उनके ऊपर आरोप लगाए जा रहे थे। क्योंकि उस समय हमारी जो प्रधानमंत्री थी श्रीमती इंदिरा गांधी, मिसाइल के सक्सेसफुली लॉन्च होने के बाद अब इंदिरा गांधी जी ने कहा सतीश धवन जी से कि मैं अब्दुल कलाम जी से मिलना चाहती हूं। सतीश धवन जी ने अब्दुल कलाम साहब को फोन किया कि कलाम साहब, आपसे देश की प्रधानमंत्री श्रीमती इंदिरा गांधी मिलना चाहती। कलाम साहब ने हंसते हुए कहा कि साहब मेरे पास अच्छे कपड़े ही नहीं है। सतीश धवन जी ने अब्दुल कलाम को कहा, अब्दुल कलाम, तूने सफलता की ऐसी पोशाक पहन रखी है जिसके आगे किसी भी प्रकार के अच्छे से अच्छे कपड़े फेल हैं। तुम्हारी सफलता सबसे बड़ी तुम्हारी पोशाक है। कलाम साहब ने हाँ कर दिया और कलाम साहब श्रीमती इंदिरा गांधी जी से मिलने आ गए। श्रीमती इंदिरा गांधी जी ने कहा कि कलाम साहब, आप भारत के लिए मिसाइल बनाएं। कलाम साहब ने कहा कि मैं जरूर कोशिश करूंगा, बिल्कुल कोशिश करूंगा। और इसी बीच उनको 1981 में पद्म भूषण से नवाजा गया और 1982 में उनको DRDO का डायरेक्टर बना दिया गया। अब क्योंकि देश की प्रधानमंत्री ने उन्हें कहा कि आप भारत के लिए मिसाइल बनाइए, तो कलाम साहब कार्य में जुट गए और उन्होंने 1983 में त्रिशूल मिसाइल को लॉन्च किया और कुछ ही टाइम के बाद 1988 में उन्होंने पृथ्वी को लॉन्च किया। उसके बाद उन्होंने आकाश व नाग मिसाइल को लॉन्च किया। लेकिन इत्तेफाक की बात है कि कई बार कलाम साहब ने अग्नि मिसाइल को लॉन्च करना चाहा, लेकिन वो सक्सेसफुली नहीं हुए। जैसे ही अग्नि मिसाइल को लॉन्च करते, कहीं ना कहीं थोड़ी बहुत कोई ना कोई कमी रह जाती और देश के इतने बड़े साइंटिस्ट के लिए लोगों ने मजाक बना दिया। यहां तक कि कुछ कंपनियों ने तो अपनी कंपनी की एड पे ऊपर जो रैपर होता है उस पर लिखना शुरू कर दिया था कि अग्नि मिसाइल की अगर ईंधन की जरूरत पड़ जाए, अग्नि मिसाइल सक्सेसफुल नहीं हो रही है ना, अगर ईंधन की जरूरत पड़ जाए तो इसमें हमारी कंपनी का बटन डाल लीजिए। इतने बड़े साइंटिस्ट की इतनी बड़ी तौहीन। कोई बात नहीं, लोग तो कुछ भी बोलते हैं, लेकिन उनको तो अपना काम पे ध्यान देना था, उनको तो अपना कार्य करना था। उसके बाद 1989 के एंड तक आते आते उन्होंने अग्नि को भी लॉन्च कर दिया। देखिए, अब 1989 में अग्नि को भी लॉन्च कर दिया। इसके बाद इन्होंने 1993 में सक्सेसफुली PSLV को लॉन्च किया और देखिए 1998 में इन्होंने ऑपरेशन शक्ति के नाम से भारत का पहला परमाणु परीक्षण किया। अब इन्होंने जो परमाणु परीक्षण किया था
वो किसी को नुकसान पहुंचाने के लिए नहीं किया था। जब इन्होंने परमाणु परीक्षण किया तो उस समय हमारे प्रधानमंत्री श्री अटल बिहारी वाजपेयी जी थे। वो जब भी अब्दुल कलाम जी से बात करते तो इनको अक्सर कहते कि कलाम साहब, मुझे आपके ऊपर बहुत भरोसा है, आप मुझे कुछ मत बताइए कि आप क्या कर रहे हैं क्या नहीं कर रहे, बस आप अपने कार्य पे ध्यान दीजिए। हालांकि उस समय कोई भी कंट्री ये नहीं चाहती थी कि भारत परमाणु परीक्षण करे। अमेरिका सुपर पावर बिल्कुल नहीं चाहती थी कि भारत परमाणु परीक्षण करे। चीन बिल्कुल नहीं चाहता था, और चीन की गोद में बैठा पाकिस्तान भी बिल्कुल नहीं चाहता था कि भारत परमाणु परीक्षण करे। लेकिन कलाम साहब के इरादे बहुत मजबूत थे और अटल बिहारी वाजपेयी जी का उनके ऊपर अटूट विश्वास, और इन्होंने भारत का पहला परमाणु परीक्षण किया। देखिए, इस महान शख्सियत के बारे में जितना भी हम कहें, मेरे पास तो अल्फाज ही नहीं है कि इस महान शख्सियत का बखान मैं कर पाऊं। इसके बाद 1997 में इनको भारत रत्न से नवाजा गया। अब इनको जब भारत रत्न से नवाजा गया, ये तो खुद ही एक भारत के रत्न है। इस भारत माता की भूमि पर खुद ही एक रत्न के रूप में दिदीप्तिमान है। अब बात आती है कि ये रिटायर हो गए। अब चूंकि रिटायरमेंट से पहले 1997 में जब भारत रत्न इनको मिला, तो देखिए इनके हाथों में आके भारत रत्न भी अपने आप को खुशनसीब महसूस कर रहा होगा कि ऐसी अद्वितीय प्रतिभा के हाथों में मैं पहुंच गया हूं। और हम उस दौर में इस भारतवर्ष में थे जब देश के प्रधानमंत्री श्री अटल बिहारी वाजपेयी और देश के राष्ट्रपति के पद पर श्री डॉक्टर अब्दुल कलाम आजाद। शायद ऐसा अद्वितीय समय हम नहीं देख पाएंगे। दोनों के दोनों पद, जहां एक तरफ देखें तो प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी और एक तरफ देखें तो डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम, ऐसी प्रतिभा, ऐसी दो प्रतिभा जो भारतवर्ष को आगे ले जाने के लिए दिन रात कार्य करने में लगी हुई थी। शायद ऐसा मौका, ऐसा जो समय है वो आगे ना आए, शायद ना आए। अब रिटायरमेंट के बाद कलाम साहब को फोन आता है अटल बिहारी वाजपेयी जी का, क्योंकि अब कलाम साहब अपने पद से रिटायर हो चुके हैं। डीआरडीओ से वो रिटायर हो चुके हैं, डायरेक्टर के पद से। अटल बिहारी वाजपेयी जी उनको फोन पे कहते हैं कि कलाम साहब, आप एक बहुत ही अच्छी शख्सियत है, आप प्रतिभाशाली हैं, आप बहुत क्रिएटिव हैं, आप क्यों ना हमारे मंत्रिमंडल में शामिल हो जाएं। कलाम साहब ने कहा कि अटल बिहारी वाजपेयी जी, मुझे एक दिन का समय चाहिए सोचने के लिए। अटल बिहारी वाजपेयी जी ने कहा कि आप सोच लीजिए और सोच के मुझे बता दीजिए। एक दिन बाद जब अटल बिहारी वाजपेयी जी को फोन आता है अब्दुल कलाम जी का, और वो क्या कहते हैं कि मुझे माफ कीजिए, मैं आपके मंत्रिमंडल में शामिल नहीं हो सकता। अटल बिहारी वाजपेयी जी सोचते हैं एक बार तो कि भाई इतना अच्छा ऑफर है, और कलाम साहब ने इसको ठुकरा दिया। और कलाम साहब ने जब अटल बिहारी वाजपेयी जी का जो ऑफर था वो अस्वीकार किया, तो अटल बिहारी वाजपेयी जी को थोड़ा सा अच्छा नहीं लगा। अब देखिए, देश के प्रधानमंत्री किसी को कुछ बोल रहे हैं, कोई ऑफर दे रहे हैं, और उसको कोई एक्सेप्ट ना करे तो बड़ी बात है। लेकिन कलाम साहब ने बड़ी शालीनता के साथ जवाब दिया कि अटल बिहारी वाजपेयी जी, मैं बच्चों को पढ़ाना चाहता हूं, मैं इस देश के भविष्य को संवारना चाहता हूं, मैं आने वाली पीढ़ी को कुछ ज्ञान देना चाहता हूं, मुझे प्लीज पढ़ाने दीजिए, मैं बच्चों को पढ़ाना चाहता हूं। और इसी बीच वो तमिलनाडु में जाके यूनिवर्सिटी में बच्चों को पढ़ाने लगे।
अब यूनिवर्सिटी में पढ़ाते पढ़ाते उनको 5 साल हो चुके थे और अपनी आने वाली पीढ़ी को वो बहुत अच्छे तरीके से तराश रहे थे। 5 साल बाद फिर अटल बिहारी वाजपेयी जी का फोन जाता है जब वो अपनी क्लास में पढ़ा रहे होते हैं। अटल बिहारी वाजपेयी उनको फोन करते हैं और उनका फोन जो है वो बज रहा था, लेकिन वो अपनी क्लास में पढ़ा रहे थे। तो जब किसी ने फोन उठाया तो भागे भागे कलाम साहब के पास जाते हैं क्लास में कि कलाम साहब, आपके लिए देश के प्रधानमंत्री का फोन आया। कलाम साहब अपने बच्चों को पढ़ाने में इतने तन्मयता से लगे हुए थे, उन्होंने कहा कि मैं जब अपनी क्लास से फ्री हो जाऊंगा तो मैं उनसे बात करूंगा। ठीक है, जैसे ही कलाम साहब की क्लास खत्म हुई वो गए और उन्होंने अटल बिहारी वाजपेयी जी से बात की। अब फिर वाजपेयी जी ने कहा कि कलाम साहब, मैं आपसे कुछ मांगना चाहता हूं, लेकिन हाँ, अब की बार मुझे उत्तर हाँ में ही चाहिए। कलाम साहब ने कहा बताइए। उन्होंने कहा कि हम आपको इस देश के राष्ट्रपति के रूप में देखना चाहते हैं। हम चाहते हैं कि इस देश के राष्ट्रपति आप बनो। कलाम साहब ने कहा मुझे 1 घंटे का टाइम दीजिए, मैं सोच के बताता हूं। अटल बिहारी वाजपेयी फिर उन्होंने कहा कि ठीक है, आप जितना टाइम चाहे ले लीजिए, लेकिन प्लीज मुझे उत्तर हाँ में दीजिए। कलाम साहब ने 1 घंटे बाद फिर फोन किया अटल बिहारी वाजपेयी जी को और कहा कि ठीक है, मैं देश के राष्ट्रपति बनने के लिए तैयार हूं। आपने जो मुझे ऑफर दिया है मैं उसको एक्सेप्ट करता हूं। अब बात आती है कि अब्दुल कलाम जी को अपने राष्ट्रपति के पद पे बैठना था। अब उनका राज्याभिषेक होना था। तो अब राज्याभिषेक से पहले राष्ट्रपति का चुनाव होना था। वो तो महज एक फॉर्मेलिटी थी, क्योंकि कोई विपक्ष का जो नेता है या विपक्ष पार्टी का भी कोई मेंबर है वो भी इनके ऊपर कोई सवाल नहीं उठा सकता था। ऐसे शालीन और इनकी प्रतिभा पे किसी को कोई शक भी नहीं था। तो सब लोग चाहते थे कि अब्दुल कलाम जी हमारे देश के राष्ट्रपति बने। ऐसी महान शख्सियत को कौन नहीं चाहेगा कि ये हमारे देश के प्रथम नागरिक बने, ये हमारे देश के सबसे ऊंचे पद पर बैठे। राष्ट्रपति जी का चुनाव हुआ और कलाम साहब का राज्याभिषेक होना है। ठीक है, अब अटल बिहारी वाजपेयी जी ने कहा कि कलाम साहब, हमने तो अपनी तरफ से आपके राज्याभिषेक की पूरी तैयारियां कर रखी हैं। कृपया आप बता दीजिए कि आप अपनी तरफ से किसको निमंत्रण देना चाहते हैं। कलाम साहब ने हंस के कहा कि साहब, आपने अपनी तरफ से जो तैयारियां कर रखी हैं वो ठीक है, मैं तो सिर्फ अपने 2 लोगों को बुलाना चाहता हूं। कलाम साहब ने कहा मेरी तरफ से तो सिर्फ 2 लोग आएंगे। एक तो वो मोची आएगा जो अक्सर मेरे जूते फट जाने पर उनको ठीक करता था, और एक वो ढाबे वाले आएंगे जो मुझे बहुत अच्छा खाना खिलाते थे और कई बार भूख कम होने पर भी वो मुझे 1-2 फुल्का ज्यादा खिला देते थे। ऐसी महान प्रतिभा, ऐसी शख्सियत डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम। अब वो राष्ट्रपति के पद पे विराजमान है, वो भारत के राष्ट्रपति बन गए। जब राष्ट्रपति बनते हैं तो लोग राष्ट्रपति भवन में जब जाते हैं तो ट्रक भर के सामान लेके जाते हैं, और जब वापस जाते हैं तो भी ट्रक भर के सामान लेके जाते हैं। लेकिन कलाम साहब जब राष्ट्रपति भवन में गए तो महज 2 बैग अपने साथ लेके गए। एक में उनके कपड़े और एक में उनकी सबसे अधिक प्रिय संपत्ति, उनकी किताबें। करीब करीब 2500 किताबें, 2500 किताबें, वो उनके लिए उनकी सबसे बड़ी संपत्ति थी। देश के इतने बड़े बड़े पदों पर विराजमान होने के बाद भी महज अपने 2-4 जोड़ी कपड़े, अपने 2 सूट के साथ वो राष्ट्रपति भवन में प्रवेश कर गए। अब ऐसे
मतलब उनकी जो प्रतिभा है वो एक अद्वितीय है। क्यों? क्योंकि वो पशु पक्षी सबसे बहुत ज्यादा प्रेम करते थे। वो उन लोगों के लिए भी ऐसे कार्य करते थे जो उनको रिटर्न में कुछ नहीं दे सकते थे। एक बार जब वो अपने राष्ट्रपति भवन में बगीचे में टहल रहे थे तो वहां बहुत सारे पशु पक्षी थे। वो पक्षियों से बहुत प्रेम करते थे, पशुओं से बहुत प्रेम करते थे। कलाम साहब पशु पक्षियों से जितना प्रेम करते थे वो बयां करना आसान नहीं है। राष्ट्रपति भवन में बहुत सारे पक्षी आते थे। अब एक दिन जब वो पार्क में टहल रहे थे तो उन्होंने देखा कि वहां एक मोर अपनी गर्दन को नीचे गड़ाया और लेटा हुआ है, बैठा हुआ है। बाकी सारे जो पक्षी हैं उड़ रहे हैं, खा रहे हैं, चहचहा रहे हैं, लेकिन वो मोर इस तरीके से पड़ा हुआ है कि उसको बहुत ज्यादा तकलीफ है। अब्दुल कलाम जी ने वहां से जो गार्ड थे उनको बुलाया और कहा कि देखिए इस मोर को क्या तकलीफ है। उनके कहने पे फिर पशु पक्षियों के डॉक्टर को बुलाया गया। अब पक्षियों के डॉक्टर जब वहां आए तो उन्होंने देखा कि इस मोर के गले में ट्यूमर है। तो कलाम साहब ने कहा कि इसका पूरा इलाज कर दीजिए। देखिए, एक पक्षी के लिए इतना समर्पण भाव, एक पक्षी के लिए इतना प्रेम। अब उस मोर का इलाज राष्ट्रपति जी ने करवाया। अब चूंकि ये राष्ट्रपति बन चुके थे और इनका जो परिवार है बहुत ही साधारण था, तो परिवार वालों ने कहा कि भाई हमें भी राष्ट्रपति भवन की सैर करवा दीजिए। तो कलाम साहब ने कहा कि आइए। परिवार बहुत बड़ा था, करीब करीब इनके कहने पे 52 लोग इनके परिवार के जो हैं वो राष्ट्रपति भवन में आए। अब राष्ट्रपति भवन में वो लोग आए तो 8 दिन तक वो वहां रहे। अब उनको कहीं कहीं घूमने के लिए जाना था तो कर्मचारियों ने कहा कि कलाम साहब बता दीजिए कौन सी गाड़ी बुक करनी है, क्योंकि राष्ट्रपति भवन में तो बहुत सारी गाड़ियां खड़ी रहती। तो कलाम साहब ने कहा कि किसी भी प्रकार की सरकारी गाड़ी का प्रयोग मेरा परिवार नहीं करेगा। ये सुख सुविधाएं सिर्फ राष्ट्रपति के लिए हैं, उनके परिवार के लिए नहीं। उन्होंने अपने परिवार वालों के लिए जब भी उनको कहीं भी घूमने जाना था तो उन्होंने प्राइवेट व्हीकल किया। और राष्ट्रपति जी ने सोचा कि भाई मेरे परिवार के 52 लोग राष्ट्रपति भवन में रहने के लिए आए हैं और 8 दिन तक रहे हैं तो बहुत खर्चा होगा। कलाम साहब ने चाय तक का पैसा जो है वो रिकॉर्ड करना शुरू कर दिया, अपने पास लिखना शुरू कर दिया। और देखिए 52 लोगों का 8 दिन का खाने पीने का घूमने का जो खर्चा था वो 3,52,000 रुपए था। अब इतने बड़े देश के राष्ट्रपति, उनसे कोई क्या ये कहेगा कि आपके परिवार वाले यहाँ घूमने के लिए आए और उनका ये खर्चा है? कोई भी नहीं कहेगा। लेकिन उनके अंदर जो एक इंसानियत थी, उन्होंने 3,52,000 रुपए का चेक अपनी सैलरी से काट के राष्ट्रपति भवन में पहुंचा दिया कि भाई ये मेरे परिवार वाले यहाँ आए थे और उनका जो है ये खर्चा है। देखिए 3,52,000 रुपए राष्ट्रपति भवन के अकाउंट में उन्होंने डाल दिए। जब कर्मचारियों ने पूछा कि कलाम साहब आप ये पैसा क्यों दे रहे हो, तो कलाम साहब ने कहा कि मेरे परिवार का खर्चा राष्ट्रपति के जो खर्चे उनमें से नहीं चलेगा। ये देश सिर्फ मेरा खर्चा उठाएगा, मेरे परिवार के लोगों का नहीं। ऐसी महान प्रतिभा अब्दुल कलाम जी। देखिए इन्होंने इतना लंबा सफर तय किया, एक छोटे से गरीब से परिवार से निकल के, और कहां DRDO के अध्यक्ष, कहां इसरो के अध्यक्ष, कहां देश के राष्ट्रपति। कितनी मेहनत, कितना स्ट्रगल इन्होंने किया है। इनके बारे में बखान करना सूरज को दीपक दिखाने के समान है। और कुछ समय बाद एक किस्सा और मैं आपके साथ साझा करना चाहूंगी कि IIT BHU में
कलाम जी को एज ए चीफ गेस्ट बुला लिया गया किसी फंक्शन पे। तो उस फंक्शन पे कलाम जी को जब एज ए चीफ गेस्ट बुलाया तो उस समय जब ये वहां पहुंचे तो वहां पे 7 कुर्सियां लगी हुई थी। एक बीच में जो कुर्सी लगी थी वो ऊंची थी, हाइट में वो बाकी कुर्सियों से ऊंची थी, और 3 कुर्सी जो उसके लेफ्ट साइड थी और 3 उसके राइट साइड थी, वो थोड़ी नीची थी। अब उन 7 कुर्सियों को देख के कलाम साहब ने सोचा कि बीच वाली जो ऊंची कुर्सी है ये शायद इस इंस्टीट्यूट की किसी वीसी वगैरह की होगी, किसी बड़े स्कॉलर की होगी। वो साइड वाली कुर्सी पे बैठे। तो जब वहां जो लोग थे उन्होंने कहा कि सर आपके लिए तो ये ऊंची वाली कुर्सी है। आप वीसी ने कहा कि सर ये ऊंची वाली कुर्सी आपके लिए है, आप देश के राष्ट्रपति हैं, आप इस पे बैठिए। कलाम साहब ने कहा नहीं, जब ये सारी की सारी कुर्सियां बराबर हो जाएंगी तभी मैं इस पे बैठूंगा। मैंने तो ये सोचा था कि ये ऊंची वाली जो कुर्सी है वो इस इंस्टीट्यूट के किसी वीसी या किसी स्कॉलर की होगी। कलाम साहब ने वहां से ऊंची वाली कुर्सी को हटवा दिया और उनके बराबर कुर्सी रखवाई, तब वहां बैठे। ऐसे शालीन, ऐसे प्रतिभा के धनी देखिए। और बच्चों के लिए अपना जीवन समर्पित कर दिया। अपने खुद के लिए तो उन्होंने कुछ किया ही नहीं। अपनी खुद की जिंदगी उन्होंने कब जी? कभी नहीं जी। उन्होंने पूरा जीवन अपना देश को समर्पित कर दिया। क्या हम उनके बारे में बखान कर सकते हैं? ऐसी प्रतिभा। और अपनी जिंदगी के आखिरी लम्हों में भी वो, जब उनके पैरों में चलने की ताकत नहीं थी, 2015 में जब इन्होंने अपने पार्थिव शरीर को छोड़ा, जब इस महान आत्मा ने अपने पार्थिव शरीर को छोड़ा, तो उस समय ये IIM शिलोंग में विद्यार्थी उनके बीच बैठे थे, स्टूडेंट के बीच बैठे थे और अपनी धरती माँ के बारे में बातें कर रहे थे, चर्चा कर रहे थे। क्योंकि हमारी धरती जो है बहुत ज़्यादा प्रदूषित हो चुकी है। इस धरती को जीने लायक बनाना है। इस धरती को जीने लायक कैसे बनाया जाए, कुछ इस प्रकार की चर्चाएं वहां हो रही थी। उन स्टूडेंट के बीच ये जब अपना लेक्चर डिलीवर कर रहे थे, जब ये स्पीच दे रहे थे, उसी समय, उसी क्षण 27 जुलाई 2015 का वो दिन जब इस महान आत्मा ने भारतवर्ष को छोड़ दिया। बड़े दुख की बात है कि ऐसी महान शख्सियत हमारे बीच से चली गई, लेकिन उनका नाम इस भारतवर्ष के इतिहास के पन्नों में स्वर्णिम अक्षरों में लिखा जाएगा। कोई भी बच्चा, कोई भी बूढ़ा, कोई नौजवान ऐसा नहीं है जो अब्दुल कलाम जी के बारे में ना जानता हो, जो उस शख्सियत के बारे में सुनना पसंद ना करता हो। और अक्सर कलाम साहब कहते थे कि डोंट रीड सक्सेस स्टोरीज, यू विल ओनली गेट अ मैसेज। रीड फेलियर स्टोरीज, यू विल गेट सम आइडियाज टू गेट सक्सेस। बिल्कुल, अगर हम एक सक्सेसफुल इंसान की स्टोरी को पढ़ेंगे तो क्या हम उस इंसान ने जो मेहनत की उसके तरीके से मेहनत उस लक्ष्य को प्राप्त कर सकते हैं? बिल्कुल भी नहीं। क्योंकि हर इंसान के अंदर अपनी कैपेसिटी होती है, हर इंसान की अपनी कैपेबिलिटी होती है, हर इंसान अपने तरीके से अपने लक्ष्य को अचीव करता है। अगर हम फेलियर्स की स्टोरी को पढ़ेंगे तो हमें पता चल जाएगा कि लक्ष्य को प्राप्त करने में क्या क्या मुश्किलें आ सकती हैं और उन मुश्किलों को किस प्रकार से हम हटा सकते हैं। जब एक थॉमस अल्वा एडिसन का मुझे एक कथन याद आ रहा है, आपके साथ साझा करना चाहूंगी। जब अल्वा एडिसन को किसी ने कहा कि रहने दीजिए, बल्ब बनाना आपके बस की बात नहीं है, आप 10,000 बार फेल हो चुके हैं, आप बल्ब तो बना नहीं पाए। थॉमस अल्वा एडिसन ने बड़े मुस्कुराते हुए बड़ी अच्छे तरीके से उसके प्रश्न का उत्तर दिया। उन्होंने कहा, सुनिए, मेरे पास 10,000 ऐसे तरीके हैं जिनसे बल्ब नहीं बन सकता। एटलीस्ट मैं उन तरीकों पे तो नहीं जाऊंगा, आगे ही बढ़ूंगा। तो
फेलियर की स्टोरी से भी हमें बहुत कुछ सीखने को मिलता है। ये कोई जरूरी नहीं है कि एक इंसान एक दिन में सब कुछ अचीव कर ले। बस कलाम साहब के अकॉर्डिंग हमें अपना लक्ष्य निर्धारित करना है। उस निर्धारित लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए हमें लगातार ज्ञान प्राप्त करना है, कड़ी मेहनत करनी है और अपने लक्ष्य को हासिल कर लेना है। कलाम साहब अक्सर एक बात कहते थे कि जब बारिश आती है तो जो छोटे पशु पक्षी हैं वो अपना आशियाना तराशते हैं, वो एक जगह ढूंढते हैं, लेकिन बाज बारिश करने वाले उन बादलों से ऊपर उड़ान भरता है और अपने आप को बारिश से कैसे बचाता है। अपने लक्ष्य को ऊंचा रखो, हमेशा अपने लक्ष्य को इतना ऊंचा रखो कि हम जो मेहनत कर रहे हैं, जो भी मेहनत कर रहे हैं, हम अपने लक्ष्य तक पहुंचने के लिए वो मेहनत हमें उस लक्ष्य तक पहुंचा के रहे। तो बहुत सारी बातें हमने अब्दुल कलाम जी के बारे में कही, बहुत सारी बातें और भी हैं, क्योंकि ये तो एक ऐसी शख्सियत हैं जिनके बारे में बखान करना मुश्किल ही नहीं, नामुमकिन है। अब अगर और ज्यादा बातें करने बैठे तो वीडियो बहुत ज्यादा लंबी हो जाएगी। मेरा बस एक ही उद्देश्य है इस वीडियो को बनाने का कि इस देश का हर एक बच्चा, हर एक नागरिक जब इस वीडियो को देखे तो वो इंस्पायर हो, अपने आप को वो प्रेरित करे और अपने लक्ष्य को सेट करे, अपने गोल को वो सेट करे और उस तक पहुंचने के लिए कड़ी मेहनत करे। हर एक नौजवान, हर एक बच्चा कलाम साहब से कुछ सीखे और उनके नक्शे कदम पर चलने की कोशिश करें, अपने देश के लिए कुछ ऐसा करें कि हमारा देश जो है हमारे ऊपर गर्व महसूस करे। जैसा कलाम साहब के जाने के बाद आज हम उनके ऊपर गर्व महसूस करते हैं। कलाम साहब हालांकि हमारे बीच नहीं हैं, लेकिन वो उनकी जो वो शख्सियत है वो हमारे दिलों में हमेशा रहेगी। वो महान प्रतिभा हमारे दिलों में हमेशा रहेंगी, भले ही उनका जो शरीर है वो हमें छोड़ के चला गया है। तो अंत में यही कहना चाहूंगी इस चैनल के माध्यम से कि हर एक बच्चा इस वीडियो को देखे, लाइक करे, सब्सक्राइब करे, क्योंकि इस चैनल के माध्यम से आपको आगे भी ऐसी बहुत अच्छी मोटिवेशनल वीडियोस देखने को मिलेंगी। और एक जो शिक्षक होता है, एक टीचर होता है, कलाम साहब के अकॉर्डिंग महान शिक्षक जो है वो ज्ञान, जुनून और करुणा से निर्मित होते हैं। तो महान शिक्षक वही हैं जो अपने बच्चों तक एक अच्छी थॉट, अच्छे विचार पहुंचा सके। तो मेरा आपसे यही निवेदन है कि आप इस चैनल पे बने रहें, चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें और हर एक बच्चा इस वीडियो को देखे।